नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के। तो आपको हम बताते चले, यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं, यदि आप जेटेट पास करना चाहते हैं, सहायक आचार्य परीक्षा पास करना चाहते हैं, सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा पास करना चाहते हैं, अब तक आपने महसूस किया होगा कि यदि आप में से किसी ने फेल किया है तो वो फेल करने की चांसेस जो होती है 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इसी के अंतराल में लोग फेल करते हैं। तो यहाँ पर फेल करने का रीजन होता है सीधे सीधे बाजार जाना और वहाँ से प्रैक्टिस सेट लेकर के आना और सीधे 1 महीना के अंदर परीक्षा पास कर जाना। तो ये सारे रोगों से आपको मुक्ति दिलाना पड़ेगा। ये जो है बहुत बड़ी बीमारी है आपकी, जो कि आप ये करते हैं और यहाँ पर पढ़ते नहीं हैं। तो आपको अगर ये 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर से यदि आप फेल कर रहे हैं, किसी में रिजल्ट नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पर हमारे चैनल के साथ जुड़िए, जिसमें आपको यहाँ पर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्नों की, सारे सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जा रही है। जहाँ पर यदि आप जुड़ते हैं तो आपको यहाँ पर 100 नहीं 101% पास होने की गारंटी देता है। जहां आप 2-4 नंबर कम करके चलते फेल हो रहे थे, वहां आपको 2-4-5 नंबर ऑटोमेटिक बढ़ने वाला है। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो अपनी कमजोरी को छुपाए नहीं। जरूर आपको ये लगा होगा कि ये सही बात है। तो यदि आपको लगता है तो आप यहाँ पर अगर आकलन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 501 रुपये में आपको लाइफ टाइम दिया जा रहा है। अगर जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 999 रुपये, और सहायक आचार्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 999 रुपये में आप हमारे साथ जुड़ करके यहाँ पर डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, एनसीईआरटी का नोट्स खरीद सकते हैं। और यहाँ से सारी तैयारियां जब से आप करेंगे तो आपको यह महसूस होगा, कुछ ही दिनों में आपको यह महसूस होगा, आपको पता चलेगा कि जो हम में कमियां थी वो कमी अब दूर हो रहा है। तो आप जल्दी करेंगे और जरूर जुड़। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कार अनुपात ड्राइवर, कार अनुपात ड्राइवर, तो हवाई जहाज अनुपात क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि हवाई जहाज में क्या भराएगा। ठीक है, देखिए भरने के लिए बोला गया है। कैप्टन होगा, एयर होस्टेस होगा, पायलट होगा या कंडक्टर होगा। बताइए कितने अच्छे प्रश्न हैं, जेएसएससी में आया हुआ। तो बताइए आपका तो आकलन ही है। तो अब बताइए कार का संबंध ड्राइवर से, यानी कार कौन चलाता है? कार चलाने वाले का नाम क्या होता है? बताइए ड्राइवर। ठीक है, कार चलाने वाले को कहते हैं ए कार ड्राइवर, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं ना, आप लोग सब कोई कहता है। ठीक है, कहता है। तो हवाई जहाज चलाने वाला को क्या कहते हैं? बताइए, यही तो भरना है यहाँ पर। कैप्टन कहते हैं कि एयर होस्टेस कहते हैं कि पायलट कहते हैं कि कंडक्टर कहते हैं? जिसका आंसर क्या है? इसका सही आंसर सी है। चलिए, यदि आपका भी आंसर सही सी आया है तो आप समझिए कि आकलन परीक्षा में 101% सफलता आप पा रहे हैं। सिर्फ यहाँ पर सारे सब्जेक्ट के नोट्स के लिए जुड़ जाइएगा, जो कि 351 रुपये में दिए जा रहे हैं, और सारे प्रश्न आपको उसी प्रकार का दिया जा रहा है इंपॉर्टेंट, जो केवल एग्जाम में आने वाला है। कोई भी प्रश्न बाहर का आपका नहीं होगा मेरे शिक्षक बंधु। तो जल्दी जल्दी कीजिए और जल्दी जल्दी जुड़िए। देखिए, जो नोट्स परचेज कर रहे हैं उनके लिए हमने यहाँ बना दिया है। जिस प्रकार कार चलाने वाले को ड्राइवर कहा जाता है, उसी प्रकार हवाई जहाज चलाने वाले को पायलट कहा जाता है। तो राइट आंसर पायलट होगा। ठीक है, चलिए, ये भी जेएसएससी का प्रश्न है। देखिए, ये फॉरेस्ट गार्ड ना किसमें पूछा गया है? वनरक्षी में पूछा गया था। वनरक्षी में पूछा गया था जेएसएससी का, जो यहाँ फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा हुआ तो उसमें आया हुआ था। देखिए, अब आप बना लेते हैं तो समझिए कि आप क्या क्या आप में काबिलियत है। इसमें कौन विषम है? स्कर्वी, रतौंधी, बेरी बेरी या फास्फोरस, आपको बताना है। देखिए, वनरक्षी की परीक्षा में आया हुआ है। तो इसमें कौन विषम है? विषम है मतलब भिन्न है, वो जिसमें 3 को जो हो एक जैसा होगा, लेकिन चौथा जो है इसमें कुछ न कुछ अलग है। तो वो कौन सा है? पहचानिए मेरे शिक्षक बंधु, जल्दी जल्दी। स्कर्वी, रतौंधी, बेरी बेरी या फास्फोरस, कौन सा अलग है? इन चारों में से सबसे अलग कौन है? तो चलिए देखिए, इसका राइट आंसर जो है डी है। क्या आपका भी राइट आंसर डी आया था? ओके, अगर आपका भी राइट आंसर डी आया था तो समझिए कि आकलन परीक्षा में आप 60-70% अंक लाने वाले विद्यार्थी में से हो गए हैं शिक्षक बंधु। तो आप लोग सभी को यहाँ पर जल्दी जल्दी जुड़िएगा। ठीक है, तो इसमें कौन विषम है? स्कर्वी, रतौंधी, बेरी बेरी। देखिए, आपको हम बता देते हैं। स्कर्वी जो है ये क्या है? तो विटामिन की कमी से होने वाला रोग है। कौन सी विटामिन? तो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है, अगर रतौंधी की हम बात करें तो रतौंधी जो है वो आपका किसकी कमी से? तो रतौंधी जो है वो आपका विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। किसकी कमी से? ए की कमी से होने वाला रोग का नाम है। जबकि बेरी बेरी की बात करें तो यह भी विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है, बेरी बेरी कहते हैं। ठीक है, लेकिन फास्फोरस की बात करेंगे
तो ये एक तत्व है। फास्फोरस क्या है? एक तत्व है। ये किसी विटामिन की कमी से होने वाला रोग नहीं है। तो आपने देखा ए, बी और सी ये तीनों में एक जैसा समानता है, लेकिन डी जो है असमान है इन तीनों से। तो जो असमान है, विषम माने असमान, ठीक है, या भिन्न जो सबसे अलग है, तो फास्फोरस सबसे अलग है, ठीक है। तो यही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका, जिसमें स्कर्वी, रतौंधी और बेरी है। ओके, चलिए स्कर्वी, रतौंधी और बेरी। अब देखिएगा हमारे यहाँ से नोट्स सभी जो कोई परचेज कर रहे हैं, बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। अभी भी मेगा ऑफर 50 लोगों के लिए चलाया जा रहा है, जो कि 501 की जगह पर 351 रुपये दिया गया है। और इसमें हमारा यूट्यूब टीम ने निर्णय लिया है कि सब पढ़ें और सब शिक्षक आकलन पास करें। तो देखिए यहाँ पर नोट्स के लिए स्कर्वी, रतौंधी और बेरी विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं, जबकि फास्फोरस जो है एक तत्व है। जबकि फास्फोरस क्या है? एक तत्व है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 11वां अक्षर के दाएं 14वां अक्षर कौन सा होगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न। और ये प्रश्न आपका जो है आया हुआ है, आपको हम बता दें यहाँ पर सीजीएल का प्रश्न था, ठीक है। किसका प्रश्न था? सीजीएल का प्रश्न था, और दूसरा में पूछा गया था, ठीक है। तो ये तो परीक्षा लेकिन कैंसिल हो गई थी, ये आया हुआ था, ठीक ना। तो अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 11वां अक्षर के दाएं 14वां अक्षर कौन सा बड़ा माथा खपाता है? रीजनिंग जी ना, आपको लग रहा होगा, लेकिन देखिए जब ट्रिकली पढ़िएगा ना, जब शॉर्टली पढ़िएगा ना, तो आपको बड़ा आनंद लगेगा, अब बड़ी जल्दी जल्दी बनेगा। तो रीजनिंग तो आपको हम बता दे रहे हैं कि खाली आप यहाँ पर जुड़ लीजिए और नोट्स केवल देख लीजिएगा ना, तो आपको 50 में 25 में 25 और 20 में 20 लाने में कोई रोक ही नहीं सकता। इंग्लिश से अच्छा अंग्रेजी से जो है यहाँ पर रीजनिंग, उससे अच्छा तो कुछ सब्जेक्ट नहीं होता है। सिर्फ जरूरी है आपको देखिए प्रैक्टिस करने की। तो देखिए अगर लाइव बनाना है तो प्रैक्टिस करना होगा, सिर्फ हवा में रहने से कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 11वां अक्षर के दाएं 14वां अक्षर कौन सा होगा? देखिए तो अंग्रेजी वर्णमाला हम लोग लिखते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, ए बी सी डी ई, कहाँ तक जाते हैं आप? डॉट 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 जेड तक जाते हैं ना। तो देखिए ये अंग्रेजी वर्णमाला का इधर से जब चलेंगे तो क्या कहलाएगा? बायां, और इधर से जब इधर चलेंगे तो क्या कहलाएगा? दायां। इधर से जब चलना चलेंगे तो बाएं से चल रहे हैं, और इधर से जब चल दाएं से। तो देखिए आपके बाएं से 11वां अक्षर पूछ रहा है, ठीक है। तो बाएं से हम 11वां अक्षर भी जाएंगे, मान लीजिए यहाँ 11वां अक्षर है। अब फिर पूछ रहे हैं 11वां अक्षर के दाएं 14वां, तो 11वां अक्षर आ गया, तो 11वां अक्षर के इधर क्या होगा? बाएं होगा, इधर क्या होगा? दाएं। यानी हमको आगे ही बढ़ना है, ठीक है। तो एक चीज आपको दिमाग में रख लीजिएगा, क्या रख लीजिएगा? अगर बाएं से दाएं पूछता है, ध्यान में रखिएगा, देखिए बाएं के दाएं पूछता है, बाएं के दाएं पूछता है, बाएं के दाएं पूछता है, या दाएं के बाएं पूछता है, ठीक है। यानी दोनों अपोजिट चिन्ह पूछता है। कभी बाएं के दाएं क्या होगा, दाएं के बाएं क्या होगा, जस्ट अपोजिट पूछता है। तो उसमें आप क्या कीजिएगा? दोनों अक्षरों को जोड़ दीजिएगा, ठीक है। और शुरुआती वाला देखिएगा, शुरुआती क्या लिखा हुआ? बाएं से लिखा हुआ तो आपको बाएं से देखना पड़ेगा रिजल्ट। अगर दाएं से शुरू में लिखा हुआ तो दाएं से रिजल्ट देखना पड़ेगा। बात समझ गए? तो आपको शुरू में क्या लिखा हुआ है? बाएं से लिखा हुआ है, तो बाएं से 11वां अक्षर, तो 11वां अक्षर के दाएं 14वां अक्षर, तो 14वां अक्षर जोड़ लीजिएगा। 11 और 14 होगा कितना मेरे प्यारे बंधु? 25 होगा ना, तो 25 हो गया, ठीक है। अब ये 25 आप किधर से देखिएगा? तो आपको हमने बताया कि जो शुरू बार लिखा हुआ है बाएं से, तब बाएं से अंग्रेजी वर्णमाला का 25वां अक्षर कौन होगा? बता दीजिए ना। तो देखिए ए से स्टार्ट करते हैं ना, ए बी डॉट 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 क्या करते हैं? एक्स वाई जेड करते हैं ना। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं मेरे प्यारे से बंधु? 26 अक्षर होते हैं। तो 26वां कौन होता है? तो 26वां जेड होता है। तो 25वां कौन होता है? वाई होता है ना। तो हम बाएं से इधर से चलेंगे तो 25वां अक्षर, पहला अक्षर ए होगा, दूसरा अक्षर बी होगा, और 25वां अक्षर क्या होगा मेरे शिक्षक बंधु? वाई होगा। तो इसमें वाई कहाँ है? बी में है, और बी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अंग्रेजी अगर इस तरह का प्रश्न पूछ दे, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 11वां अक्षर के दाएं 14वां अक्षर, दोनों को फटाक से जोड़िए, 11 और 14 25, और शुरू से लेकर के 25वां अक्षर कौन होगा लिख डालिए मेरे शिक्षक बंधु। या नहीं तो याद है कि 25वां वाई होता है, तो वाई हो गया, तो यही राइट आंसर हो गया, ठीक है। इसलिए आप लोग फटाफट बनाने का कोशिश कीजिएगा। चलिए एक प्रश्न आपके लिए हम यहाँ पर दे देते हैं, आप हमको बना करके कॉमेंट कीजिएगा। क्या कीजिएगा? अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 5वां अक्षर, ठीक है, बाएं से 5वां अक्षर के दाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा आपको बताना है, ठीक है। बाएं से याद रखिएगा, बाएं से मैंने दिया है, तो 5वां अक्षर के दाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा, यानी आपको जोड़ के बता देना है क्या होगा। फटाक से आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए
देखिए यहाँ पर नोट्स भी आपको हमने दे दिया है। बाएं से 11वां अक्षर के दाएं 14वां अक्षर का बोले तो बाएं से लिख देना 11 + 14 बराबर 25वां अक्षर, और बाएं से इधर से ए तरफ से देखना चालू कीजिएगा। 25वां नंबर पर वाई आएगा और वाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। ब्लडिंग शब्द के अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनेगा, आपको बताना है। ब्लडिंग शब्द जो लिखा हुआ है, इस शब्द के अक्षरों से कौन सा शब्द इसमें नहीं बनेगा, यानी जो शब्द इसमें बनेगा, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, चाहे डी हो, जो शब्द बनेगा मेरे प्यारे शिक्षक बंधु, वो आपको होना क्या चाहिए, इतना ही वर्ड्स का यूज करके बना हुआ होना चाहिए। अगर इससे अलग है तो वो नहीं बनेगा। ठीक है, तो इतना ही तो पूछा गया है, शब्द के अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा, नहीं बनेगा, यानी इसमें 3 गो बनेगा और एक गो कोई ऐसा होगा जो नहीं बनेगा, तो उसी को चुनना है हम सभी को। तो आइए देखते हैं कौन सा चुनाता है। ठीक है, देखिए आप ब्लड लिखा हुआ देखिएगा, BLOOD। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ब्लड मिल रहा है ना आपको, तो ये तो बनेगा ना, ये तो बनने वाला सीरीज में आ गया, ये बनेगा। ठीक है, चलिए अगला हम देख लेते हैं। अगला हम जब यहाँ देखते हैं तो मेरे पास लिखा हुआ BING, क्या इसमें BING मिल रहा है, तो देखिए B मिल रहा है, आई मिल रहा है, एन मिल रहा है और जी मिल रहा है ना, तो ये भी बनने वाला सीरीज में से होगा, ये भी बनेगा। ठीक है, और यहाँ आपको आंसर देना है कौन नहीं बनेगा, तभी आंसर नहीं आया है। चलिए अब सी नंबर को यदि हम चेक करते हैं, आइए सी नंबर को हम जब चेक करेंगे तो हमारे पास क्या कुछ मिलने वाला है, देखिएगा। तो यहाँ लिखा हुआ ब्लूम, क्या लिखा हुआ ब्लूम। ठीक है, देखिए बी हमारा मिल रहा है ना, बी मिल रहा है, एल भी मिल रहा है ना, डबल ओ भी मिल रहा है, यहाँ तक मिल रहा है, लेकिन एम इसमें कहीं आया है ब्लडिंग में, नहीं, एम नहीं आया है। तो इसमें एक ऐसा अक्षर का प्रयोग किया गया है जो ब्लडिंग में नहीं है, यानी ये नहीं बनने वाला हो गया। ठीक है, ये नहीं बनेगा। चलो लूडो को चेक कर लेते हैं, तो देखिए LOODI, तो LOODI यहाँ पर है ना, लूडू लूडी, तो ये बनेगा। यानी आपसे पूछा था कौन नहीं बनेगा, तो ये नहीं बनेगा। ठीक है, ब्लूम है क्योंकि इसमें एक नया अक्षर एम आ जाता है। तो इसी तरह से हमको सेलेक्ट करना रहता है, तो बहुत जल्दी आप पार की नजर से सेलेक्ट करेंगे, यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ब्लूम नहीं बनेगा क्योंकि एम अक्षर का प्रयोग नहीं किया गया है कभी भी ब्लडिंग में एम आया ही नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शब्दकोश में निम्नलिखित में कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा। आपको बताना है कि अंग्रेजी जो शब्दकोश है, जो अंग्रेजी डिक्शनरी, हम लोग डिक्शनरी में जब हम देखेंगे तो इसमें से कौन जब सजाएंगे डिक्शनरी में तो कौन तीसरा स्थान पर होगा। ठीक है, तो डिक्शनरी सभी कोई देखने जानते हैं, सभी प्यारे शिक्षक बंधु जानते हैं, तो आप लोग देखिए कि कौन नहीं बनेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले डिक्शनरी में यहाँ पर बात करेंगे तो देखेंगे सबसे पहले एन है सभी में, तो एन तो सबसे पहले होगा। ठीक है, एन सभी के लिए, तो एन सब कोई होगा। अब देखिएगा उसके बाद ए वाला है, तो ए वाला पहले होगा, तो ए वाला चलिए पहले होगा। फिर देख रहे टी है ना, टी है, अब एन ए का केवल तुलना करेंगे क्योंकि ए ओ हो गया तो ये सबसे आगे चल गया। अब टी वाला में देखेंगे तो ए और बी वाला में अब हम केवल देखेंगे तो टी देखेंगे, तो टी आ लगा, दोनों में टी है तो टी होगा। अभी दोनों में पहले कौन होगा, तो देखिए एक में अब आ रहा है यू और एक में आ रहा है आई, तो आई और यू में पहले कौन होता है, तो आई और यू में पहले आई होता है। ठीक है, पहले क्या होता है, आई होता है, तो ई हो गया आई वाला, यानी नेशनल पहले लिखाएगा फिर नेचुरल लिखाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला, देखिए ये सबसे शुरू बार लिखाएगा डिक्शनरी में, ये दूसरा बार लिखाएगा डिक्शनरी में। अब तीसरी बार की बात हम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब किसकी बात करेंगे, तीसरा बार कौन लिखा सकता है, तो अब देखिए ये बचा एन ओ वाला में, एन तो सब में था एन ओ, तो इसमें भी एन ओ, टी इसमें भी टी। ठीक है, तो एन ओ टी वाला में कौन पहले आएगा, अब देखते हैं। ठीक है, एन ओ टी वाला में, तो एन ओ टी हमने लिख लिया, एन ओ टी। अब देखिए इसमें ओ है और इसमें आई है, तो ओ और आई में पहले कौन आएगा, आई आएगा ना, आई पहले आता है ना, तो आई वाला पहले लिखाएगा, यानी एन ओ टी आई वाला पहले होगा, उसके बाद में एन ओ टी ओ वाला होगा। तो ये हो गया किस स्थान पर, ये हो गया तीसरा स्थान पर, और ये किस स्थान पर हो गया, चौथा स्थान पर डिक्शनरी में सजेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख करके डिक्शनरी शब्दकोश को एक जैसा करने और सजाने सीख जाइएगा, और सभी को जानते हैं तो सिर्फ यहाँ आवश्यकता है, ये भी आपका फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम का है प्रश्न। ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड का प्रश्न है रीजनिंग का। अब देखिएगा तो कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा, तो तीसरा स्थान पर कौन सा आएगा बताइए, तो 1 2 3 तीसरा स्थान पर क्या है, नोशनल आएगा, क्या आएगा, नोशनल आएगा, यानी डी ऑप्शन आएगा, इसका राइट आंसर डी हो गया। लब्धि जो है 90 से 110 के मध्य है, तो वह बच्चा किस प्रकार का है। देखिए आपको हम बता देते हैं, यदि आप हमसे जुड़े हुए हैं
तो ये बुद्धि लब्धि पर आधारित सारे नोट्स आपको दे दिए गए हैं, ठीक है। तो ये सारे नोट्स को आप बुद्धि लब्धि का देख लीजिएगा। यहाँ पर हम जो है आपको बुद्धि लब्धि का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। तो एक बच्चों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, तो वह बच्चा किस प्रकार का है, सारा स्कोरिंग बना करके उस नोट्स में दे दिया गया है। सभी कोई नोट्स लेकर के जरूर जुड़ जाएंगे और पढ़ लेंगे। तो वो बच्चा किस प्रकार का होगा, वो सामान्य बुद्धि का होता है। जो 140 से अधिक होता है वो प्रतिभाशाली होता है। देखिए, दो ही प्रश्न बार बार रिपीट करके आपके एग्जाम में आ रहे हैं। यह जो है आपका एग्जाम देखिए एमपी आकलन का है, यूपी आकलन का है और सीजी आकलन सभी में आए हुए हैं। तो एक 90 से 110 वाला बार बार पूछ रहा है और एक 140 वाला पूछ रहा है। तो दोनों को आप देख लीजिएगा। 90 से 110 के बीच है तो वह सामान्य बुद्धि का है और 140 है तो वह प्रतिभाशाली है, ठीक है। चलिए अगला है, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के लिए बच्चों को लागू किया गया है? 6 से 14 वर्ष, 7 से 13 वर्ष, 5 से 11 वर्ष या 6 से 12 वर्ष। तो देखिए, ये प्रश्न भी बार बार आपका रिपीटेशन हुआ है, जो आपको पश्चिम बंगाल में ये 4 बार अब तक आया हुआ है और इधर यूपी की बात करें तो 4 बार ये एग्जाम में पूछ दिया गया है। तो इसका राइट आंसर है देखिए आपको 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए किया गया है। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है, उस बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होगी? देखिए, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र भी हम आपको दिए हैं इसके पहले के वीडियो में। तो जो नोट्स नहीं लिए हैं, वीडियो देखने के बाद नोट्स परचेज कर लीजिएगा, और नहीं परचेज करते हैं तो यहाँ पर आपका 2 से 4 मार्क्स कम हो सकता है, जिसमें आपका फेल भी हो सकते हैं। इसलिए नोट्स लेकर के जरूर पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है, उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी। देखिए, बिहार टेस्ट में 2 बार आया हुआ है और यूपी टेस्ट में 5 बार आया हुआ है, ठीक है, क्योंकि यूपी में सबसे ज्यादा एग्जाम आपका टेट का होता है, तो ये सबसे ज्यादा बार आया हुआ है। तो कैसे बनाते हैं इसको हम लोग? देखिए, इसको बनाते हैं, बुद्धि लब्धि जब निकालना होगा हमको तो करते हैं मानसिक आयु, क्या करते हैं, मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु और इंटू करते हैं 100। तो बच्चे की मानसिक आयु कितना है, देखिए 5 है ना, तो 5 कर लिए, और तथा वास्तविक आयु कितना है, 4 है ना, 4 कर लिए, और इंटू देखिए क्या कर दिए 100। 4 से 100 कितने बार में कटा, 25 बार में। तो 25 बच्चे कितना होगा, 125, यानी रीच का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अगला है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। बहुत बार आया है, मनोविज्ञान जो है शिक्षा का क्या है, आधारभूत विज्ञान है। यह किसने कहा, बी.एन. झा ने, स्किनर ने, डेविस ने या विडवर्थ ने? तो ये बहुत बार पूछा गया है कि मनोविज्ञान जो शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसका कथन है? तो देखिए, इस कथन वाले जो है आप कम से कम याद कर लीजिएगा, ये सब याद करने की चीज है, जरूर एक बार देखना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर जो है आपका स्किनर का है ना। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगता है? हिंदी अक्षरों को बालक जो है वो किस आयु में पहचानने लगता है? 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, 5 वर्ष में या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए, हिंदी बालक को पहचानने जो लगता है वो आपका है 5 वर्ष। यहाँ पर एक सामान्य रखा गया है, 5 वर्ष से बच्चा हिंदी अक्षरों को ऐसा पहचानने लगता है। तो कम से कम 3 वर्ष से तो शुरू ही हो जाता है, कम सम देखने लगता है, लेकिन 5 वर्ष को पूरी तरह से पहचानने लग जाता है, ठीक है। तो ये प्रश्न जो है आपका यूपी टेट में 2 बार पूछा गया है। अगला है यहाँ पर, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितना दिन लगता है? गर्भ में बालक को विकसित होने में कितना दिन लगता है? देखिए, यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि गर्भ में जो बालक को विकसित होने का सबसे अच्छा जो है वो 9 मंथ माना जाता है। कितना माना जाता है? 9th मंथ से कुछ ज़्यादा हम ले सकते हैं। तो ये एक स्वस्थ बच्चा के लिए माना जाता है, जो कि एक लिमिट पीरियड होता है, ठीक है। तो 90 मंथ, 9 मंथ, यानी यहाँ पर कितना हो गया आप देखेंगे तो 9 को 30 से यदि आप ऑटोमेटिक गुना करेंगे तो ये 270 दिन हो जाता है। कितना हो जाता है? 270 दिन हो जाता है। इसी में 2-4 दिन ज़्यादा जा सकते हैं, यानी 270 से ऊपर लीजिए। तो 270 से ऊपर यहाँ पर आप देखेंगे तो एक ही ऑप्शन आ रहा है, वो है 280। तो ये राइट आंसर कितना हो जाएगा? 280 दिन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर से, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये आपका सीजी टेट का 1 बार आया हुआ प्रश्न है और यूपी टेट का 2 बार आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर से, इनमें से कोई नहीं। तो बालक का जब विकास होता है तो देखिए होता है सिर से पैर की ओर। पहले सिर का विकास होता है, फिर धीरे धीरे उसका आगे सारे अंगों का विकास होने लगता है, यानी सिर से पैर की ओर होता है। विकास के संबंध में गलत कथन है। देखिए, आपसे पूछा है गलत कौन है, इसमें गलत कथन कौन है वो पूछा गया है। तो विकास के संबंध में गलत कथन है, विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, विकास कभी भी हो सकता है, सिर से पैर की ओर होता है। देखिए, ये सिर से पैर की ओर होता है, ये तो सही कथन है। विकास कभी भी हो सकता है, ये भी सही कथन है। सार्वभौमिक, ये शाश्वत चलने वाली प्रक्रिया है,
लेकिन विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, ये देखिए इसमें गलत कथन है। तो इसका राइट आंसर ये होगा, गलत कथन ये होगा। तो इस तरह से आप जब ऑप्शन को यहाँ पर एक लाइन से देखिएगा कि क्या बोल रहा है गलत कथन है, तो यानी इसमें 3 को सही है, 1 को गलत है, तो सही वाला को टिक कर लीजिएगा तो अपने गलत मिल जाएगा। तो इस तरह से आप टिकिंग करके रख सकते हैं। गर्भ धारण काल की अवस्था नहीं है, इसमें गर्भ धारण काल की अवस्था को हम लोग क्या क्या कहते हैं, उसमें कौन नहीं है। तो देखिए डिम्ब मतलब जब भ्रूण का विकास, बीजाकरण जब बीज चला गया, भ्रूणावस्था जब बच्चा पलने लगा, और शैशवा अवस्था जो है गर्भधारण से कोई मतलब नहीं, शैशवा अवस्था मतलब जब बच्चा बाहर निकल गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीनों कौन सा अवस्था नहीं है, शैशवा अवस्था नहीं है। अगला है यहाँ पर मानव जीवन की मनोवैज्ञानिक एकता कहलाती है। मानव जीवन की अगर मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजी में एकता है तो कौन सी एकता कहलाती है? मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। तो देखिए मानव जीवन की जो मनोवैज्ञानिक एकता होती है ना, वो उन्हीं को मिलती है जिसका मन तथा शरीर का विकास होता है। तो मन तथा शरीर का विकास के लिए मनोभौतिक एकता जो है वो जरूरी है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। यदि गर्भ में बच्चा पल रहा होता है तो सर्वप्रथम यानी सबसे पहले किसका निर्माण होता है? पैर का, हाथ का, सिर का या धड़ का? तो देखिए अभी आपको ही बताए थे कि बच्चा का विकास जो होता है उस सिर से पैर की ओर होता है, यानी सबसे पहले सिर होता है, उसके बाद उसके धीरे धीरे अन्य सारे अंगों का विकास होने लगता है। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है 5 माह, 3 माह, 4 माह या 0 माह। देखिए बालक जो है अपनी माँ को कब पहचानता है? तो बालक जो है यहाँ पर जैसे ही 3 महीना होने को होता है, उसके बाद वह अपनी माँ को देख करके वो पहचानने लगता है और उसके पास जाने के लिए रोने लगता है, ठीक है। अगला है बच्चा कल्पना जगत में विचरण करता है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था हुआ किशोरावस्था में। देखिए एक बच्चा जो होता है वो कल्पना जगत मतलब कल्पना देख करने लगता है कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ये किस अवस्था की ओर होता है? तो देखिए ये जो अवस्था है ना वो शैशवावस्था में भी होता है, क्योंकि देखते होंगे आप कभी बच्चा जो है अपने आप बहुत हंसने लगता है, तो इसका मतलब होता है कल्पना जगत में विचरण कर रहा होता है वो बच्चा। उस समय क्या कर रहा था? कल्पना जगत में। और वह देखता है कि कोई हंस रहा है तो हंसने लगता है, वह देखता है कोई रो रहा है तो रोने लगता है, या कल्पना जगत में विचरण करते हुए कभी रोते हुए आदमी, कभी भूत, कभी अंधेरे चीज को देखता है तो वो रोता है। तो ये शैशवावस्था में भी विचरण करता है, और किशोरावस्था में भी बच्चा जो है यहाँ पर क्या करता है? कल्पना जगत में विचरण करने लगता है। तो वह किशोरावस्था में क्या करता है? तो वह देखने लगता है कि हमको टॉप करना है, हमको आगे बढ़ना है, हमको डॉक्टर बनना है, हमको इंजीनियर बनना है, हमको ये करना। ये सारी अवस्था में जो होता है वो कल्पना जगत में खोया हुआ रहता है, कुछ करने के लिए सोचते रहता है। तो ये होता है शैशवावस्था और किशोरावस्था, दोनों जो है यहाँ पर कल्पना जगत में विचरण करने वाली अवस्था है। निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ कर देता है? प्रकाश, माँ, ध्वनि या भोजन? कौन सी घटना ऐसी है जिसमें बालक जो है सर्वप्रथम आकर्षित होता है? तो देखिए आप बहुत बार अनुभव किए होंगे कि यदि बिजली घर में चली गई है, ठीक है, बिजली घर में चली गई है और बच्चा उस समय देख रहा होता है, ठीक है, देख रहा होता है, लेकिन बिजली जैसे ही आती तो बच्चा को आप देखिएगा उसका आंख जो है प्रकाश की ओर जाता है। किधर जाता है? प्रकाश की ओर जाता है। तो सबसे पहले जो आकर्षित होता है वो बच्चा प्रकाश से होता है। जैसे प्रकाश आता है तो उसका आंख जो है प्रकाश की ओर जाता है और वो खेलने लगता है बहुत ही अच्छा तरह से, तो प्रकाश की ओर जाता है, ठीक है। बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? दमन, शांत, उत्तेजित या सक्रिय, ठीक है। तो बालक की जिज्ञासा को क्या किया जाना चाहिए? दमन कर देना चाहिए, शांत कर देना चाहिए, उत्तेजित या सक्रिय। देखिए बालक की जिज्ञासा को कभी भी दमन नहीं करना चाहिए, उसको छिपा दिए, उसको कुचल दिए, वो पूछ रहा है उसको हटा दिए, ये नहीं होना चाहिए। शांत यानी बच्चों की जिज्ञासा को हमेशा जो है शांत किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? बच्चों की जिज्ञासा को हमेशा शांत किया जाना चाहिए, ठीक है। अब आगे जो है आपका प्रश्न है मानसिक विकास का संबंध नहीं है। मानसिक विकास का संबंध नहीं है। शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से, तर्क एवं निर्णय से, स्मृति का विकास से, अवबोध की क्षमता से। तो मानसिक विकास का संबंध किससे नहीं है आपको बताना है, ठीक है। तो शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से नहीं है, तर्क एवं निर्णय से नहीं है, स्मृति का विकास से नहीं है, अवबोध की क्षमता से नहीं है। तो सबसे पहला चीज है देखिए मानसिक विकास में शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई जो है कोई भी मायने नहीं रखता है, ठीक है। तो मानसिक विकास में तर्क एवं निर्णय महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, संबंध है। मानसिक विकास अगर हो रहा है तो इसका मतलब वह बच्चा तर्क एवं निर्णय लेगा, उसके स्मृति का विकास होगा, ठीक है, उसके मेमोरी का विकास होगा। कब? जब मानसिक विकास हो रहा है तब। उसमें अवबोध की क्षमता भी होती है। लेकिन वजन एवं ऊंचाई का संबंध विकास से नहीं है, बल्कि यह किससे है? वृद्धि से है। किससे है? वृद्धि से है। तो नहीं पूछा है
तो इसको ध्यान देना है। जब भी आपका एग्जाम होता है तो नहीं वाले बहुत से आते हैं, उस समय आपको कंफ्यूज होना पड़ता है, तो ध्यान दीजिएगा नहीं है। तो नहीं मतलब यहाँ पर विकास से संबंधित नहीं था, वजन एवं ऊंचाई वो वृद्धि से संबंधित है। ठीक है। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम कब होती है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में। ठीक है। तो देखिए शैशवावस्था में जो बालक होता है उस समय उसकी हड्डियों की संख्या सबसे सर्वाधिक होती है, बाल्यावस्था में कुछ कम हो जाती है, और किशोरावस्था में एक सामान्य जो हड्डियां होनी चाहिए वो 206 हो जाती है। ठीक है। लेकिन प्रौढ़ावस्था में जो होता है एकदम फिक्स हो जाता है, यानी सबसे कम कहिए तो ये यही अवस्था हो गया। अगर कम होना भी होगा तो 204-5, तो ये प्रौढ़ावस्था में ही होगा। तो प्रौढ़ावस्था में हड्डियों की संख्या सबसे कम होती है। ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। किशोरावस्था की सबसे प्रमुख समस्या है, किशोरावस्था की सबसे प्रमुख समस्या है वजन बढ़ने की, शिक्षा की, समायोजन की, अच्छा परिणाम देने की। ठीक है। तो किशोरावस्था का सबसे प्रमुख समस्या कौन है? शिक्षा का। देखिए वजन तो बढ़ता ही है, शिक्षा का भी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो समस्या होती है वो समायोजन की होती है। ठीक है। किसका होता है? समायोजन, जिसको हम लोग कहते हैं एडजस्टमेंट। उस समय बच्चा जो है अपने आप को किशोरावस्था में एडजस्ट नहीं कर पाता है कि हमें करना क्या है, हमें करना क्या है। इसलिए इसका सबसे बड़ा यहाँ पर टेंशन जो होता है वो होता है एडजस्टमेंट का, समायोजन का, कि हम क्या करें और क्या नहीं करें, इसमें बहुत वह टेंशन में रहता है। तो ये समायोजन का होता है। ठीक है। चलिए अगला है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? ये जो प्रश्न अभी तक 101 बार पूछ दिया गया है। जब भी आपका कहीं पर एग्जाम हो रहा है तो प्रश्न बार बार निकल के आ रहा है, तो हम भी आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। तो स्किनर का है, स्टैनली हॉल का है, थॉर्नडाइक का है या जीन पियाजे का है। तो इसका राइट आंसर जो है स्टैनली हॉल का यह कथन है। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, यानी मानसिक विकास को कौन सा कारक इसमें प्रभावित नहीं करता है। ठीक है। तो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन नहीं है? परिवार का वातावरण, धार्मिक वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, परिवार की आर्थिक स्थिति। तो सबसे पहले देखेंगे कि मानसिक विकास को प्रभावित करता कौन कौन है। इसमें आंसर देना नहीं होला, लेकिन करता कौन कौन है। तो परिवार का वातावरण बालक के मानसिक विकास को प्रभावित करता है, एकदम सही है। और परिवार की सामाजिक स्थिति भी प्रभावित करता है, परिवार की आर्थिक स्थिति भी प्रभावित करता है मानसिक विकास को, लेकिन धार्मिक वातावरण का इससे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है। तो मानसिक विकास को प्रभावित करने में इसका परिवार का वातावरण की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति सभी उस पर निर्भर करते हैं। ठीक है। कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? कौन सा ऊर्जावान बालक का मित्रवत लक्षण नहीं है? ठीक है। यानी बच्चा जो है ऊर्जावान अगर होगा तो उसका कौन सा लक्षण इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है। वह खुशमिजाज होगा। यदि देखिए आप में ऊर्जा से भरपूर है तो आप क्या होइएगा? खुशमिजाज होइएगा। सामाजिक, वो अगर बच्चा ऊर्जावान है इसका मतलब वह सामाजिक भी होगा। और देखिए ऊर्जा का उच्च स्तर, उसका ऊर्जा का भी स्तर ऊंचा होगा। लेकिन एक है आसानी से चिढ़ने वाला। तो जो बच्चा जो है अगर वह यहाँ पर ऊर्जावान है तो वह किसी से चिढ़ता नहीं है, उसका सामना करता है। ठीक है। तो वह बच्चा चिढ़ने वाला नहीं होता है। कब? जब ऊर्जावान होता है बच्चा तब। किशोरावस्था प्रारंभ होता है, किशोरावस्था कब प्रारंभ होता है आपको बताना है? 10 वर्ष, 6 वर्ष, 12 वर्ष या 15 वर्ष? 10 वर्ष। तो देखिए 6 से 12 तक की अवस्था को हम लोग कहते हैं बाल्यावस्था। 6 वर्ष की आयु वाला ये सब बाल्यावस्था में हो गया। और 12 वर्ष की आयु से, तो 6 से 12 वर्ष ना, तो बाल्यावस्था हो गया। अब 12 से आगे चलिएगा तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं इसको शैशवावस्था। ठीक है। शैशवावस्था होता है। अब देखिएगा यहाँ पर, अब 15 वर्ष की आयु से, तो शैशवावस्था हो गया, बाल्यावस्था हो गया, किशोरावस्था हो गया। ठीक है। तो 12 वर्ष की आयु से जो होता है ये किसका किसका प्रारंभ होता है? तो किशोरावस्था का प्रारंभ होता है। ठीक है। तो 0 से 6 वर्ष यहाँ पर हो गया शैशवावस्था। उसके बाद देखिए 6 से 12 हो गया बाल्यावस्था, और 12 से आगे हो गया किशोरावस्था। ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। बाल मनोविज्ञान डॉट 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 सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है। किसका? मनोविश्लेषणात्मक होता है, व्यवहारात्मक होता है, क्रांतिक अवस्था होता है, या कोई नहीं होता है। तो देखिए बाल मनोविज्ञान का जो प्रारंभ में 4 वर्षों का अनुभव या 5 वर्षों का अनुभव जो आधारित होता है वो आधारित होता है, देखिए मनोविश्लेषणात्मक पर। किस पर आधारित होता है? मनोविश्लेषणात्मक पर आधारित होता है। ठीक है। मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है, मानकीकृत परीक्षण का क्या अर्थ है? विश्वसनीयता, वैधता, मानक या उपरोक्त सभी। ठीक है। तो मानकीकृत परीक्षण का अर्थ क्या होता है? विश्वसनीयता,
वैधता मानक या उपरोक्त सभी। तो देखिए मानकीकृत एक स्टैंडर्ड जो आप एग्जाम ले रहे हैं उसका अर्थ है उसमें विश्वसनीयता भी होना चाहिए, उसमें वैधता भी होना चाहिए और वह मानक भी होना चाहिए। यानी इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। यह प्रश्न जो है अब तक 101 बार मानकीकृत परीक्षण वाला सभी एग्जाम में, सभी स्टेट के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो हो सके आपके भी एग्जाम में आ जाए। तो आप सभी इस सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा। और दोस्तों अभी तक यदि आपने नोट्स परचेज नहीं किया है तो आप सभी वीडियो देखने के बाद सभी कोई नोट्स जरूर ले लेंगे और जुड़ जाएंगे हमारे साथ यहाँ पर तैयारी करने के लिए, क्योंकि आपकी तैयारी सबसे बेस्ट इस चैनल पर हो रही है, जो कि पाठ्यक्रम पर आधारित हो रही है और जैक से संबंधित सारे प्रश्नों को करवाया जा रहा था। आप लोग अवश्य जुड़ करके यहाँ पर तैयारी कीजिएगा और वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।